नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, मैं हूं प्रेम और आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ में एक और नए सेशन के साथ में। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे अपने विषय पॉलिटी पर, भारतीय राज्य व्यवस्था पर, और हम लोग बात कर रहे थे वहां पर भाग 5 की संसद की, पार्लियामेंट की, भारत के पार्लियामेंट की बात कर रहे थे। और हम लोग पढ़ कहाँ से कहाँ तक रहे थे, कौन से अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक पढ़ रहे थे। अगर हम बात करें 79 से आर्टिकल 122 तक हम लोग बात कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट हम लोगों ने लगभग 88 या 89 आर्टिकल तक बात कर ली थी लास्ट वीडियोस में। अब हम उससे आगे की चर्चा करेंगे और आगे का टॉपिक जो हमारा होगा आज का, वो ये होगा कि जो संसद में पीठासीन अधिकारी होते हैं आखिर वो कौन होते हैं। तो आज हम जो हमारी चर्चा होगी वीडियो में वो पीठासीन अधिकारियों के बारे में होगी संसद के। तो संसद के पीठासीन अधिकारी, आपको पता है संसद को 2 सदन है। कितने? 2। और मैंने आपको बार बार वीडियो में बताया था कि संसद के दोनों सदनों की सीटों के बारे में, कितने सदस्य होते हैं, कितने मनोनीत होते हैं, कितने निर्वाचित होते हैं, इस सब बातों की चर्चा मैं पिछली वीडियोस में कर चुका हूं आप लोग के साथ में। तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में कौन होता है और राज्यसभा में कौन होता है? देखिए, लोकसभा में जो पीठासीन अधिकारी होता है वो अध्यक्ष होगा या उपाध्यक्ष होगा। और अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी कौन होगा? वहां पर सभापति होगा और या फिर उपसभापति होगा। अब अगर हम बात करें कि सभापति कौन होता है राज्यसभा का, तो आप लोग को पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और अगर वर्तमान सभापति की बात करूं और या फिर वर्तमान उपराष्ट्रपति की बात करूं, तो आपको नाम भूलना नहीं होगा, श्रीमान महामहिम वेंकैया नायडू जी हैं इस टाइम सभापति। तो चलिए दोस्तों, आज का जो विषय है हमारा उसको शुरू करते हैं और बात करते हैं संसद के पदाधिकारियों के बारे में या पीठासीन अधिकारियों के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग अभी तक चर्चा कर चुके हैं आर्टिकल 89 तक और आर्टिकल 88 तक। आर्टिकल 88 में आपको बताया था कि क्या दिया गया है, और उसके बाद में जब हम आर्टिकल सीधे अगर हम बात करें आर्टिकल 89 की, तो आर्टिकल 89 क्या जिक्र करता है? इस सभापति और उपसभापति के पद का जिक्र करता है, जो आपके किसमें? राज्यसभा में होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को, एक छोटा सा जैसा मैं डायग्राम बना के आपको सारी चीज़ों को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, उसी प्रकार से आज भी हम लोग आप चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। और मुझे आशा है कि आपको वीडियो ज़रूर ही पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों को बता दें कि सर ऐसी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे, जो पॉलिटी की अभी तक यूट्यूब पे इस प्रकार की ऐसी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस अभी तक नहीं मिलेंगी आपको। तो जो मैं आपको एक एक सारे पॉइंट बताता हूँ वीडियो में, वो अभी तक किसी ने नहीं बताए हैं। आपके साथ में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे लोग, सीधे सीधे आर्टिकल्स की बात कर लेंगे कुछ लोग, लेकिन जो ये डिस्क्रिप्टिव चर्चा है, जो जिसको हम चर्चा कह सकते हैं, आप लोग के बीच में और हमारे बीच में जो डिस्कशन है, वो डिस्कशन नहीं हो पाता है। तो मैं आपको पॉलिटी कुछ इस टाइप से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे और आपके बीच में डिस्कशन शुरू हो पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की डिस्कशन को शुरू करते हैं। आज की हमारी जो चर्चा है वो किस पे है? संसदीय पीठासीन अधिकारियों के बारे में है, या संसद में पीठासीन अधिकारियों के बारे में है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग संसद क्या है यही देख लेते हैं। संसद में कितने? 2 सदन होते हैं। एक तो होता है लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। ये बात यहाँ तक आपकी क्लियर है। अब लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में कौन होता है? अध्यक्ष होगा या फिर उपाध्यक्ष होगा। ठीक। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कौन होगा? सभापति होगा, पीठासीन अधिकारी की बात हम लोग कर रहे हैं, या फिर उपसभापति होगा। अब राज्यसभा में एक सभापति होगा पीठासीन अधिकारी के रूप में, या फिर एक उपसभापति होगा। इस बात की चर्चा अब कहां पर की गई है? इस बात की चर्चा की गई है आपके आर्टिकल 89 में। किसमें? आर्टिकल 89 में। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें लोकसभा में जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं, उसकी चर्चा कहां पर की गई है? संविधान में। तो आपका जो आर्टिकल 93 है, आर्टिकल 93 इस पद के बारे में जिक्र करता है। किसके? लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद का उल्लेख कहां पर है? आपका आर्टिकल 93 में। अब अगर हम बात करें तो ये तो हो गई सभापति और उपसभापति के पद की बात। अब अगर हम बात करें कि राज्यसभा में क्या होता है,
कि एक राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी होता है। कैसा? उपसभापति का एक पैनल भी होता है, उपसभापति पैनल होता है। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में इसके अलावा क्या होता है? एक लोकसभा का पैनल होता है। ठीक, लोकसभा में भी एक किसका पैनल होता है? सभापति का पैनल होता है। लोकसभा में एक सभापति का पैनल होता है, सभापति का पैनल होता है। ठीक, अब अगर कोई पूछ दे आपसे कि सवाल, देखिए ये सीधे नहीं बनेगा कि राज्यसभा में उपसभापति का पैनल होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उपसभापति होता है। और सवाल आपसे यहाँ पे पूछेगा कि लोकसभा में जो सभापति का पैनल होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? सभापति होगा। ठीक, यहाँ तक हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम इनके चुनाव की बात करें कि लोकसभा और राज्यसभा में ये जो सभापति है, उपसभापति है और आपका जो लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, इनका चुनाव किस प्रकार से होता है? तो अगर हम इनके निर्वाचन की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने कई बार बताया है कि इनका चुनाव कितने उपस्थित सदस्यों के बीच से ही होता है। लोकसभा की जब पहली बैठक होगी, जब नई निर्वाचित लोकसभा गठित होगी और उसकी जो पहली बैठक होगी उसमें क्या लोकसभा का अध्यक्ष एक निर्वाचित किया जाएगा या चुना जाएगा। ठीक, तो लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के बीच से निर्वाचन। ठीक, इनका निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के बीच से, सदस्यों के बीच से। ठीक, अब अगर हम बात यहां पर एक करें कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? पीठासीन अधिकारी, तो ये जो सभापति है यही पीठासीन अधिकारी होता है। कौन? पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी कौन होता है? सभापति राज्यसभा का। ठीक, अब हम लोग अगर बात करें इनके कार्यकाल की, अब देखिए मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। पहले लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में चर्चा करूंगा, उसके बाद में राज्यसभा के सभापति और उपसभा के पति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सारी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 93 हम लोगों ने पढ़ा। आर्टिकल 94 एक बात का जिक्र करता है क्या कि अध्यक्ष लोकसभा का क्या होगा? लोकसभा के जीवन काल पर्यंत क्या होगा? उसका पद रहेगा। जीवन, लोकसभा के जीवन काल के पर्यंत। लोकसभा के जीवन काल के पर्यंत से मतलब क्या है कि जब तक लोकसभा रहेगी, लोकसभा क्या मतलब जो निर्वाचित लोकसभा है, जब तक वह खत्म नहीं हो जाती है 5 साल की अवधि तक, तब तक ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहेंगे। उसके बाद वो कब तक रहेंगे? जब तक नई निर्वाचित जो लोकसभा है वो सदन में नहीं आ जाती है और अपने नए अध्यक्ष को नहीं चुन लेती है, तब तक ये क्या लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। तो यहां पर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? आर्टिकल 94 की। आर्टिकल 94 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अध्यक्ष क्या होगा? लोकसभा के जीवन काल तक का पद धारण करेगा, लेकिन अगर हम बात करें कि उसका पद 3 शर्तों के अकॉर्डिंग क्या रिक्त हो सकता है। उनका पद कैसे रिक्त हो सकता है? 3 शर्तों के अकॉर्डिंग। पहली शर्त मैंने आपको बता दी। क्या पहली शर्त ये बताई मैंने कि लोकसभा का विघटन हो जाए। लोकसभा का क्या? विघटन हो जाए। अब लोकसभा के विघटन से आप मतलब क्या समझते हैं? लोकसभा का विघटन हो जाए मतलब लोकसभा खत्म हो जाए। ठीक, दूसरी बात क्या हो कि वो संसद का सदस्य ही ना रहे। पहली बात हमने आपको बताया कि जब इनका चुनाव होता है तो कहाँ से होता है? लोकसभा में जितने सदस्य हैं उन्हीं में से किसी एक का चुनाव कर लिया जाता है कि ये लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे। अब वो जब लोकसभा का अध्यक्ष बना तो वो लोकसभा का सदस्य है, तो पहली स्थिति तो ये होगी कि उनका पद रिक्त हो जाएगा। 94 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 94 की हम बात करें, तो पहली स्थिति कंडीशन क्या होगी कि वो संसद सदस्य ना रहे। पहली बात तो ये कि संसद सदस्य ना रहे, सदस्य ना रहे। और अगर हम दूसरी बात करें, अपना पद त्याग दे वो। दूसरी बात क्या होगी कि पद त्याग दे। पद त्यागने से क्या मतलब है? इस्तीफा दे दे। और ये इस्तीफा देगा किसको? अध्यक्ष जब भी अपना इस्तीफा देगा तो वो किसको देगा? उपाध्यक्ष को। किसको? उपाध्यक्ष को। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है।
ठीक, ये बात आप लोग को ध्यान रखने योग्य है कि अध्यक्ष जब भी अपना इस्तीफा देगा तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। ठीक, और ऐसे ही अगर हम सभापति की बात करें तो सभापति को इस विधि से इन विधियों के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। अब सभापति आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये उपराष्ट्रपति होता है, तो इसका पद तभी समाप्त होगा जब राष्ट्रपति इनको हटा दें। जब राष्ट्रपति इनको हटा दें तो सभापति का पद तो इस प्रकार से समाप्त होगा, क्योंकि सभापति क्या होता है? राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति होता है। ये बात आप लोग को समझ। तीसरी बात यहां पर कब होगी, किस अवस्था में पद रिक्त हो सकता है या किस कंडीशन में पद रिक्त हो सकता है अध्यक्ष का, कि आपको पता है कि संसद में क्या या लोकसभा में, हम संसद नहीं लिखते हैं क्योंकि अगर हम संसद करेंगे तो लोकसभा राज्यसभा उसमें दोनों आ जाएंगे। तो लोकसभा में क्या हो, एक संकल्प प्रस्ताव है और संकल्प प्रस्ताव को 50 लोगों का समर्थन जरूरी होता है जो संसद के सदस्य हों। कितने? 50 लोगों की समर्थन से, 50 लोगों के समर्थन से क्या एक संकल्प प्रस्ताव है, संकल्प प्रस्ताव है। और ये अगर संकल्प प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसे उसके पद से रिक्त कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर बात सबसे महत्वपूर्ण ये ध्यान रखने योग्य है कि जब भी संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा किसी भी अध्यक्ष के खिलाफ या किसी भी अध्यक्ष को उसके पद से रिक्त करने के लिए, तो उसकी सूचना 14 दिन पूर्व, उसकी सूचना 14 दिन पूर्व क्या अध्यक्ष को देनी होगी, 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को देनी होगी। ठीक, ये बात हम लोगों ने यहां से समझ ली। अब एक यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर संकल्प प्रस्ताव आ गया है किसी अध्यक्ष के खिलाफ में, तो क्या वो जब तक पारित नहीं हो जाता या जब तक उसको पूर्ण समर्थन नहीं मिल जाता हटाने के लिए, तब तक क्या जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनकी शक्तियां उतनी ही रहेंगी या शक्तियों में कोई कमी आ जाएगी? सवाल यहां पर यह बनता है। तो आप लोग को यहां पर ध्यान रखना है कि जब तक संकल्प विचाराधीन है, जब तक भी ये जो संकल्प है, अगर यह संकल्प अगर विचाराधीन है तो उस अवस्था में क्या होगा, जो अध्यक्ष होगा वो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। क्या नहीं? पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी। लेकिन इसके आगे की अगर मैं बात करूं कि ये विचाराधीन है संकल्प, जब तक विचाराधीन है तब तक ये क्या पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे, लेकिन वो संसद की सभी कार्यवाहियों में अपनी बात रख सकते हैं, कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी यहां पर दोस्तों। तो ये इतनी बात हम लोगों ने कर ली संसद के एक सदन लोकसभा के बारे में। अब अगर हम बात करें यहां पर कि आखिर ये कब तक रहते हैं लोकसभा पद पर, लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर, तो आप लोगों को मैंने एक चीज बताई कि जब तक नई लोकसभा नहीं बन जाती है या जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है, तब तक क्या पुराना अध्यक्ष क्या अपने अध्यक्ष के पद पर रहता है। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। अब जब हमने ये संकल्प की बात की, तो ये संकल्प आप यहां पर सोच रहे होंगे कि सर ने किस अनुच्छेद में है ये नहीं बताया। तो आपको ये जानकारी बता दूं कि अध्यक्ष का जो पद होता है लोकसभा का, ये तो पहली बात तो ये हो गई कि आप ये जीवन काल, जो लोकसभा का जीवन काल है उस काल तक रहता है। ये बात आपकी किसमें? 94 में कर ली गई। अब अगर हम बात करें संकल्प प्रस्ताव की, तो ये किसमें है? संकल्प प्रस्ताव की तो ये आपका 96 में है। किसमें? अनुच्छेद आर्टिकल 96 जो है ये इस बात की व्याख्या करता है कि किस प्रकार से संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा। संकल्प प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन पूर्व जो है अध्यक्ष को सूचना दी जाएगी, और इस बात का जिक्र करता है कि जब तक संकल्प विचाराधीन रहेगा अध्यक्ष क्या होगा, पीठासीन अधिकारी के तौर पर कार्य नहीं करेगा, लेकिन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकेगा, अपनी बात रख सकेगा, ये सारे अधिकार रहेंगे इसके। तो अब हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। अब अगर हम इसके आगे की बात करें दोस्तों, तो आगे की बात में हम अगर 95 आर्टिकल 95 की बात करें
आर्टिकल 96 हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर हम आर्टिकल 95 की बात करें, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, आगे अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो आर्टिकल अगर हम 95 की बात करें, आर्टिकल 95 की बात करें तो यहाँ पे अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में, उसकी कार्य, उसकी भूमिका के बारे में व्याख्या की गई है। किसके? अध्यक्ष की शक्तियों, शक्ति, भूमिका और कार्यों की चर्चा की गई है। ठीक, कार्यों की चर्चा की गई है। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन मेरी आवाज़ अच्छी है तो आप लोग उसको सुन सकते हैं। तो शक्ति, भूमिका और कार्यों की बात की गई है किसमें? आपके आर्टिकल 95 में। अब सबसे पहली बात तो क्या होता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो सदस्यों के अभिभावक के रूप में कार्य करता है। पहली बात तो ये, सदस्यों के अभिभावक के रूप में कार्य, सदस्यों के अभिभावक के रूप में कार्य। ठीक, दूसरी बात क्या? दूसरी अगर हम यहां पर बात करें तो ये प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आपके, प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। ठीक, और क्या? लोकसभा का मुख्य प्रवक्ता होता है, मुख्य प्रवक्ता होता है। और अगर हम इसमें बात करें, सदन का ये मुख्य प्रवक्ता हो जाएगा। पहली बात तो ये यहां पर कंप्लीट हो गई। अब अगर हम बात करें कार्यवाही और संचालन के दौरान, कार्यवाही जब चल रही हो, कार्यवाही, संचालन के लिए वह नियम व विधि का निर्वहन करेगा। संचालन के लिए नियम व विधि का निर्वहन करेगा, विधि का निर्वहन। अब यहां पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये होगी कि संसद में मान लीजिए कोई विधेयक आया, ठीक, उस पे सभी सदस्यों ने अपने अपने मत दिए, आयेस, नोज, ऐसा करके अध्यक्ष जो है पूछता है कि एक कोई विधेयक जब भी संसद में, जब भी लोकसभा में आएगा तो लोकसभा अध्यक्ष क्या पूछेगा सदस्यों से कि क्या आप इससे सहमत हैं? तो वहाँ पे दो कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, आईएएस, ये आईएएस और नो, ये दो। तो जो सहमत हैं वो ये बोलते हैं सहमत, और जो असहमत हैं वो ये बोलते हैं सहमत। अब क्या, इनकी गणना होती है। अब फिर उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, इसकी क्या करेगा, इसका निर्धारण करेगा कि कितने आईएएस हैं या यस हैं या कितने नोज हैं, कितने आईएएस हैं और कितने नोज हैं। उसके आधार पर क्या विधेयक पारित होगा। ठीक, अब यहां पर बात आती है कि अगर आईएएस और नोज की संख्या बराबर हो जाए, यानी कि दोनों टाइप से अगर ये हम बात करें कि कोई विधेयक आता है और उस पे क्या होता है कि जो लोगों द्वारा मत दिए जाते हैं वो समान हो जाते हैं, तो क्या होगा, जो अध्यक्ष का मत होगा वो निर्णायक मत होगा। यानी कि क्या, अगर हम बात करें कि इसका मत क्या निर्णायक होता है, निर्णायक मत होता है, निर्णायक मत होता है, निर्णायक मत होता है। यानी कि कोई विधेयक आया, अगर सदन के या कहें कि लोकसभा के अगर सदस्यों का मत एक विधेयक पर, एक जितने उसके सपोर्ट में हैं उतने ही उसके अपोज में हैं, अगर ड्रा मैच हो रहा है तो ड्रा मैच में मैच को किसी भी जो है टीम को जिता कौन सकता है, अगर हम बात करें तो वो कौन जिता सकता है, अध्यक्ष जिता सकता है, क्योंकि उसी का मत क्या होता है, निर्णायक मत होता है। आप इसको मैच वाली भाषा में समझ सकते हैं। ठीक, लेकिन मैच में तो ऐसा होता नहीं है कि अंपायर जिसको चाहे उसको जिता दे, लेकिन यहां पर अंपायर जिसको चाहे उसको मत अपना देकर जिता सकता है या उसके संरक्षण में अपनी बात को रख सकता है। ये बात हम लोगों ने यहां से क्लियर कर ली। अब अगर हम बात करें गढ़पूर्ति, एक बहुत अच्छा शब्द है गढ़पूर्ति, कोरम, गढ़पूर्ति, यहां पर मैं मिटा रहा हूं गढ़पूर्ति। गढ़पूर्ति की अगर हम बात करें, गढ़पूर्ति क्या होती है, देखिए संसद में कुल सदस्य संख्याओं का कितना 10% सदस्य अगर
संसद में सदन में उपस्थित नहीं है तो क्या होगा कि वो क्या करेगा, सदन को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। अब यहां पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है एक, गढ़ पूर्ति। गढ़ पूर्ति, गढ़ पूर्ति, गढ़ पूर्ति। अब ये क्या होता है, कुल सदस्यों का 10वां भाग, कुल सदस्यों का, गढ़ सदस्य इसको बोलते हैं हम लोग कोरम, कोरम। अब ये कितना होता है, कुल सदस्यों का, कुल सदस्यों का, कुल सदस्यों का 10वां भाग। पहली बात तो ये हो गई कि कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है, और अगर कुल सदस्यों का 10वां भाग सदन में उपस्थित नहीं है तो क्या होगा, ये क्या कर देगा, सदन को क्या कर देगा, स्थगित कर देगा। सदन को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है, या फिर सदन में सदस्यों के उपस्थित होने तक इंतजार कर सकता है। ये बात आप लोग को यहां पर ध्यान रखनी है। अब अगर हम इसमें आगे बात करें, आगे बात करें कि जो सदन की या संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, जिसका आह्वान कौन करता है, संयुक्त बैठक जो होती है, यहां पर हम बात करें अगर संयुक्त बैठक की, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक की, और इसका आह्वान की अगर हम बात करें, संयुक्त बैठक के आह्वान की बात करें तो इसका आह्वान कौन करता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। लेकिन इस संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक, ये बात यहां से आप लोग को समझ में आ गई होगी आई होप। तो जो संयुक्त बैठक होगी, अब यहां पर बात ये आती है कि आखिर संयुक्त बैठक सर बुलाई क्यों जाती है। सवाल आप यहां पर ये पूछ सकते हैं कि सर आखिर ये संयुक्त बैठक बुलाई क्यों जाती है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी कोई विधेयक आता है, तो अगर दोनों सदनों में उस विधेयक में कोई कुछ गतिरोध हो रहे हैं, तो उन गतिरोधों को दूर करने के लिए, किसी विधेयक को पारित करने में जो गतिरोध हो रहे हैं, उन गतिरोधों को दूर करने के लिए क्या, राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुलाता है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, जिसकी अध्यक्षता करता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग स्टार करके रखिएगा। अभी मैं इस पे आगे चर्चा करूंगा, इसको आप लोग स्टार करके रखिए, इस पे आगे चर्चा करूंगा जब हम राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली। अब एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोकसभा में कोई विधेयक आया, तो लोकसभा में जो विधेयक आया या धन विधेयक है अन्यथा नहीं है, इस बात का निर्धारण कौन करेगा, इस बात का जो निर्धारण करेगा वो भी कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। हम लोग बात कर रहे हैं शक्ति, भूमिका और कार्यों की, किसके, लोकसभा अध्यक्ष की। तो विधेयक, जो आपका विधेयक आया है संसद में, सदन में, वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं का निर्धारण, का निर्धारण, तो इस बात का निर्धारण भी कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। और इस बात को भी आप लोग MI कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, और इस बात को भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी इन दोनों बातों की चर्चा आपसे आगे अगले वाले इस टॉपिक में जब हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग करेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने बात की। अब अगर हम इसके आगे की शक्तियों की बात करें कि संसद के किसी भी सदस्य को अगर क्या, लोकसभा का अध्यक्ष अगर संसद के किसी भी सदस्य को दल बदल के कारण क्या कर सकता है, संसद की सदस्यता से निहर कर सकता है। निहर करने का मतलब क्या है, उसको हटा सकता है। एक आहर्ता होती है, एक निहरता होती है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा था कि संसद सदस्य बनने के लिए आहर्ताएं और निहरताएं, तो एक आहर्ता एक निहरता, तो क्या कर सकता है, निहर कर सकता है। यहां तक ये बात हम लोगों ने कर ली। अब अगर हम बात करें, और ये बात कहां पर, 10वीं अनुसूची के हिसाब से, 10वीं अनुसूची में ये बात दी गई है कि अगर कोई सदस्य दल बदल करता है तो 10वीं अनुसूची के हिसाब से क्या होगा कि लोकसभा का तो अध्यक्ष होता है, उसको उसके पद से हटा सकता है या निहर कर सकता है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। और अगर ये, अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात आप लोग को ये रखनी है याद,
कि 1992 में उच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी, या उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा कि जो ये निर्णय लिया जाएगा किसी भी सदस्य को हटाने का अध्यक्ष के द्वारा, उसको क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वो, या हम यूं कह लें कि वो न्यायोचित है या न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी होगी। अब अगर हम बात करें, ये किसके, पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करता है, पदेन सभापति के रूप में भी तो कार्य करता है, रूप में कार्य करता है। और अगर हम यहां पर बात करें, जितनी भी संसदीय समितियां होती हैं, अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे संसदीय समितियों के बारे में, संसदीय मंच के बारे में, तो आगे वाले टॉपिक हम लोग संसदीय समितियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए कि जितनी भी संसदीय समितियां होती हैं, संसदीय क्या आपकी संसदीय समितियां, संसदीय जो समितियां होती हैं, इनके जो सभापति होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है, आपका लोकसभा का अध्यक्ष। ये इनके जो सभापति होंगे, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति की अगर हम बात करें, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष करेगा। और कहाँ का, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो ये बात हम लोगों ने यहाँ से स्पष्ट कर ली। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो भी संसदीय समितियां बन रही हैं आपकी, जो भी संसदीय समितियां बन रही हैं, अगर उपसभापति या सभापति को, माफ कीजिएगा, सभापति को अगर किसी भी समिति का सदस्य बनाओ, अगर वो सभापति अगर किसी भी संसदीय समिति का सदस्य है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या, उस संसदीय समिति का सभापति बन जाता है। ये बात आप लोग को यहां पर महत्वपूर्ण है, जो याद रखनी है। चलिए दोस्तों, यहां तक तो हम लोगों ने सारी बातें अपनी क्लियर कर ली, आर्टिकल 95 तक। अब हम लोग अगर बात करें, अगर आर्टिकल 95 की बात करें, तो आर्टिकल 96 है जो आपका संसदीय सचिवालय के बारे में बात करता है। और संसदीय सचिवालय के बारे में आपसे अगर कोई एक सवाल पूछ सकता है, तो बस यही पूछ सकता है कि संसदीय सचिवालय जो होता है उसका प्रमुख कौन होता है। तो आपको बहुत ही ढंग से आंसर उसको देना है कि जो संसदीय सचिवालय होता है उसका प्रमुख कौन होता है, महासचिव होता है। कौन, महासचिव होता है। बहुत ठीक है, कौन होता है, महासचिव होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, जो सदन का अधिकारी होगा, जिस भी सदन, देखिए एक संसदीय सचिवालय, एक तो दोनों का अलग अलग होगा। संसदीय सचिवालय का मतलब एक तो राज्यसभा का सचिवालय, एक लोकसभा का सचिवालय। तो जिस भी संसदीय सचिवालय का जो भी अगर जो मुखिया है, कौन, महासचिव, और उस मुखिया की नियुक्ति कौन करेगा, उस पर्टिकुलर सदन का जो सदन का अधिकारी होगा वो उसकी नियुक्ति करेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए आर्टिकल 96 में। आर्टिकल 96 में आपका क्या है, संसदीय सचिवालय, संसदीय सचिवालय। ठीक। तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने बात कर ली लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। देखिए अब उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष की भी सेम शक्तियां होती हैं। जब लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर ना हो तो उसके कार्यभार को संभालता है। सेम शक्तियां उसी प्रकार से हटाया जा सकता है, सारी शक्तियां, क्योंकि जब लोकसभा अध्यक्ष तभी अपनी भूमिका में आता है, जब उपाध्यक्ष तभी अपनी भूमिका में आता है जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। अब अगर हम इनके वेतन और भत्ते की बात करें, तो आर्टिकल 92 इस बात का जिक्र करता है। आर्टिकल 92 कहां पे लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं इसको मिटा के। ठीक, आर्टिकल 92 क्या करता है, माफ कीजिएगा, आर्टिकल 97, आर्टिकल 96 पढ़ा हम लोगों ने। आर्टिकल 97 क्या इस बात की चर्चा करता है कि जो संसद के अध्यक्ष होगा या उपाध्यक्ष होगा, उनका वेतन कहां से आएगा। तो आप लोग को बता दूं, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो और चाहे राज्यसभा का सभापति हो या उपसभापति हो, उनका जो वेतन आता है वो किसके, संसद द्वारा, ठीक है, भारत की संचित निधि से आता है। किससे, भारत की संचित निधि से। 97 की अगर हम बात करें तो इनका जो वेतन और भत्ता है वो किससे, संचित निधि से आता है। ठीक, संचित निधि से। इतनी सी बात यहां पर क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में।
अब राज्यसभा में आपको मैंने बता दिया शुरुआत में कि राज्यसभा में कौन होता है, आपका सभापति, और दूसरा कौन होता है, आपका उपसभापति। तो सभापति और उपसभापति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हमको एक के बारे में चर्चा करनी है और दूसरे की भूमिका तभी होती है जब क्या पहला वाला शून्य हो जाए या पहला वाला अपने कार्य से मुक्त हो जाए या किसी कारणवश अपने कार्य का निर्वहन ना कर पाए। तो हम लोगों ने संसद के एक सदन आज लोकसभा की सारी बातों को या उनके पीठासीन अधिकारी की एक सारी बातों की चर्चा की। अब हम लोग बात करेंगे माफ कीजिएगा 1 मिनट के लिए। तो अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो आपको बताया कि इसमें जो पीठासीन अधिकारी होता है वो कौन होता है, आपका सभापति होगा या फिर उपसभापति होगा। और इस पद की व्याख्या कहां पर की गई है आपकी, इस पद की व्याख्या की गई है आपकी अनुच्छेद 89 में या 89 में, हम हिंदी में कहें अगर तो अनुच्छेद आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 89 क्या कहता है कि लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होगा, ये जो राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होगा वो कौन होगा, सभापति होगा। और सभापति कौन होगा राज्यसभा का, सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ये बात भी आप लोग को यहां से क्लियर होनी चाहिए। तो ठीक 89 के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, तो वो राज्यसभा के सभापति के पद रिक्ति के बारे में उल्लेख करता है आर्टिकल आपका 90। आर्टिकल 90 किस बात की, पद रिक्ति के बारे में चर्चा करता है, पद रिक्ति के बारे में चर्चा करता है, किसकी, सभापति या उपसभापति के बारे में। अब मैंने आपको शुरुआत में ही, जैसा वीडियो शुरू होने से पहले मैंने शुरू होते ही आपको बताया कि सभापति को तभी हटाया जा सकता है जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि सभापति कौन होता है राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति होता है। तो सभापति को हटाने के लिए किसको हटाना होगा, उपराष्ट्रपति को हटाना होगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। तो ठीक सभापति को तभी हटाया जा सकता है जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाए। ठीक, अब अगर हम बात करें आर्टिकल 91 की, आर्टिकल 90 तो हमने बात कर ली, पद रिक्ति किस किस प्रकार से होती है। आर्टिकल 91 क्या कहता है, आर्टिकल 91 की अगर हम बात करें तो जो राज्यसभा का सभापति है वो पीठासीन अधिकारी के रूप में ही कार्य करता है। और जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष की पीठासीन अधिकारी की शक्तियां हैं, कुछ उस प्रकार से ही इस सभापति की भी शक्तियां होती हैं। जो शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष की हैं वही शक्तियां राज्यसभा के सभापति की हैं। लेकिन यहां पर 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपको याद रखने थे, जो मैंने स्टार करवाया था। वो 2 शक्तियों को छोड़कर, उन 2 शक्तियों को छोड़कर राज्यसभा के सभापति के पास वे सारी शक्तियां होती हैं जो शक्तियां किसके, लोकसभा अध्यक्ष के पास में होती हैं। और वो 2 शक्तियां कौन कौन सी थी, मैंने आपको बताया। पहली क्या, कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। पहली बात, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। और दूसरी बात यहां पर क्या थी, दूसरी बात क्या करती है कि यह तय करना कि विधेयक धन विधेयक है अन्यथा नहीं है। विधेयक धन विधेयक है अन्यथा नहीं। तो ये जो 2 शक्तियां हैं लोकसभा प्रेसिडेंट की, वो ये शक्तियां किसके पास में, राज्यसभा के सभापति के पास में नहीं होती हैं। इन 2 शक्तियों को छोड़कर राज्यसभा के सभापति के पास में वो सारी शक्तियां होती हैं जो आपको मैंने बताई आपके लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि उचित होगा कि मैं वो सारी शक्तियां दोबारा से लिखवाऊं आप लोगों को। आप वहां से उसको कॉपी करके लिख लीजिए और इन 2 पॉइंट्स को आप वहां पे छोड़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि यही 2 शक्तियां हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति से अलग करती हैं। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली। अब यहां पर मैंने बात की कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है जरूरी नहीं कि वो सदन का सदस्य हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात
जो राज्यसभा का जो सभापति है वो सदन का सदस्य होगा, सदन का सदस्य होगा। ठीक। लोकसभा का जो सभापति है, लोकसभा अध्यक्ष के पास दो शक्तियां हैं जो उप राज्यसभा के सभापति से उसकी शक्तियों को अलग करती हैं। ये बात हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसको हटाने की, अगर हम बात करें कि इस सभापति को हटाया कैसे जा सकता है, तो बहुत ही अच्छी सी बात आर्टिकल 92 में आपकी दी गई है। और जैसा कि सेम है, ये आर्टिकल 92 जो है ये दोनों के बारे में चर्चा करता है कि किस प्रकार से इसको हटाया जा सकता है। मैंने अभी आर्टिकल 92 की चर्चा पीछे भी की। तो आर्टिकल 92 में राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया का जिक्र करता है। तो यहाँ पर भी बात वही संकल्प प्रस्ताव वाली आप लोग याद रखिएगा, संकल्प प्रस्ताव। और इसमें कितने 50 समर्थक जरूरी हैं, 50 समर्थक जरूरी हैं। और दूसरी बात क्या, 14 दिन पूर्व सूचना होनी चाहिए, 14 दिन पूर्व क्या सूचना होनी चाहिए, 14 दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए। उसके बाद अगर क्या कि सभापति क्या शक्तियों में कार्य नहीं, शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो क्या पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। ये बात भी आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने सारी बातें कर ली सभापति के बारे में, राज्यसभा के। अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा उपसभापति की शक्तियों के बारे में। तो उपसभापति की अगर हम बात करें, उपसभापति इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर उपाध्यक्ष को हम लोगों ने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि उपाध्यक्ष की भूमिका तभी आती है जब अध्यक्ष की भूमिका को खत्म कर दिया जाए या शून्य कर दिया जाए या रिक्त हो जाए उसका पद। लेकिन उपाध्यक्ष के पद पे भी हम ऐसा ही कह सकते हैं, लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो उपाध्यक्ष की अध्यक्ष से परे हैं या हटकर हैं, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। पहली बात तो ये, राज्यसभा में अपने सदस्यों के बीच में चुना जाता है। पहली बात तो ये हो गई उपसभापति की। अगर हम बात करें उपसभापति की अगर हम बात करें तो सदस्यों के बीच से चुना जाता है, राज्यसभा सदस्यों के बीच से चुना जाता है। ठीक। दूसरी बात करें, अगर सभापति का पद खाली है तो उपसभापति क्या सभापति के रूप में कार्य करेगा। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात की अगर हम चर्चा यहां पर करें, आप लोग को लग रहा होगा कि उपसभापति है तो सभापति के अधीनस्थ होगा, लेकिन नहीं। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो उपसभापति है वो सभापति के अधीनस्थ नहीं है, सभापति के अधीनस्थ नहीं है, वो राज्यसभा के प्रति क्या डायरेक्टली उत्तरदायी है। क्या सभापति के अधीनस्थ नहीं है। दूसरी बात क्या, डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करता है, डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू राज्यसभा, डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू राज्यसभा। यह बात आप लोग को यहां पर ध्यान रखनी है। अब दोस्तों हम लोगों ने यहां तक तो सारी बातें कर ली जो इंपॉर्टेंट थी पीठासीन अधिकारियों के बारे में संसद की। तो अब उसके बाद में हम लोग जो चर्चा करेंगे, अभी हम लोग को सारे सत्र के बारे में, संसद सत्रों के बारे में चर्चा करनी है, और भी बहुत सारी अभी इसमें चीज़ें बची हैं जिन पे हम लोग को चर्चा करनी है। तो आपको अगर मैं एक यहाँ पर छोटा सा ओवरव्यू दूं अगली क्लास का, तो हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन होगा संसद के सत्र पर या संसद के विघटन, स्थगन, हाँ, इस प्रकार के जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग अभी तक जो आम बोलचाल की भाषा में हम अगर कहें कि अगर आप लोग अभी कुछ अगर थोड़ा बहुत भी पता होगा तो बस इतना सा पता होगा कि संसद के 3 सत्र होते हैं, और वो संसद कौन कौन से, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, आपको यही पता होगा। लेकिन एक सत्र के बारे में आपसे कोई चर्चा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और आजकल एग्जाम में कुछ भी उठा के दे रहे हैं तो आपको वो वहाँ पे फंसाता है। तो हम लोग आज
थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं संसद के सत्रों के बारे में, संसद के सत्र के बारे में। ठीक, क्या लिख जा रहा है, संसद के सत्र के बारे में। ठीक, तो संसद में कितने, 3 सत्र मेनली अगर हम बात करें तो 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से 3 सत्र होते हैं? पहला कौन सा होता है आपका, बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा होता है आपका शीतकालीन सत्र। ठीक, पहला कौन सा हो गया आपका, बजट सत्र। ठीक, और ये इसका ड्यूरेशन कब तक रहता है, तो इसका ड्यूरेशन फेब से मई तक। कब से, फरवरी से मई तक। बजट के बाद में आपका आता है आपका मानसून सत्र, और मानसून सत्र का जो ड्यूरेशन होता है वो आपका जुलाई से सितंबर के लास्ट तक। ठीक, जुलाई से सितंबर, ठीक, जुलाई से सितंबर तक। और लास्ट आपका आता है शीतकालीन सत्र, और ये आपका कब तक रहता है आपका, नवंबर टू दिसंबर। ठीक, तो ये तो 3 जो हैं सत्र जिनकी हम लोग को बहुत विधिवत चर्चा करनी है। इन सत्रों के बारे में सारा कुछ हम लोग इनके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। और दोस्तों, अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण, एक छोटा सा जो पॉइंट हर पढ़ाने वाला टीचर छोड़ देता है, मैंने अक्सर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे टीचर्स से मैंने भी पढ़ा है, तो क्योंकि जब पढ़ा है तभी पढ़ा पा रहा हूँ आपको, ऑब्वियस सी बात है। तो एक जो सत्र होता है उसके बारे में बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, बात ही नहीं करते हैं। एक सत्र होता है आपका लेकडम सत्र। कौन सा, लेकडम सत्र। इसको नोट डाल के आप कहीं अच्छे से लिख लीजिएगा, लेकडम सत्र। अब ये लेकडम सत्र क्या होता है बच्चा, नई लोकसभा, अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी नई लोकसभा का गठन होगा तो उसके बाद में क्या होगा, सत्र होगा, बैठक बुलाई जाएगी, अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन उस नई लोकसभा से गठन के पूर्व जो पूर्व लोकसभा है, जो पहले से लोकसभा है, उनकी जो आखिरी बैठक है उसको क्या कहते हैं, लेकडम सत्र। और अगर हम सिर्फ इस टर्म की बात करें लेकडम की, तो लेकडम उन सदस्यों को कहा जाता है जो पूर्व लोकसभा में तो थे, मतलब जो पूर्व निर्वाचित तो थे, पहली वाली लोकसभा में तो थे। अगर हम बात करें यहाँ पर 2014 से 2020 के बीच में जो सदस्य निर्वाचित थे, लेकिन 2020 के बाद 2019 और 2019 कितना हो गया आपका, 24 तक। तो 2019 तक जो सदस्य निर्वाचित थे, ठीक, इनका जो लास्ट बैठक होगी, जो आखिरी बैठक होगी, वो लेकडम सत्र कहलाएगी। ठीक, अब ये नए सदस्य आ गए, निर्वाचित हो गए, तो जो पुराने निर्वाचित सदस्य थे उनमें से कुछ निर्वाचित सदस्य तो यहाँ आ गए, लेकिन जो सदस्य पुराने हैं उनमें से जो सदस्य निर्वाचित नहीं हो पाए, दोबारा निर्वाचित नहीं हो पाए, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लेकडम। जो पुराने निर्वाचित सदस्य थे वो दोबारा जब निर्वाचित नहीं हो पाए तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं, लेकडम। ठीक, तो दोस्तों आज की चर्चा में बस इतनी ही सी बात करूंगा आप लोग के साथ में। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक और नई टॉपिक के साथ में, इसी संसद के विषय में बात हम लोग आगे करेंगे। देखिए, मुझे लगता है तीन वीडियो हो गया है, 4, एक वीडियो और सारा कुछ समाप्त। मैं नहीं चाहता हूं कि 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो बनाऊं, आप लोग देख के बोर हो, तो छोटे छोटे वीडियो में छोटे छोटे पार्ट्स में आपको दे रहा हूं मैं चीज़ें, और बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट देने का कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपको कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।